Namaskar friends and welcome to this important press briefing. As you know, the CCS, CCA and Cabinet met today to brief you on the important decision approved by the Cabinet Committee on Security regarding resumption of recruitment of personnel in Defence Forces. We have with us Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh ji. My warm welcome to the Honorable Minister. I also welcome Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, and Additional Secretary, Department of Military Affairs, Lieutenant General Anil Puri. Friends, the press conference will be conducted in the following manner. Honorable Raksha Mantri ji will first give opening remarks, and then Lieutenant General Puri will make a presentation on the new scheme. After the presentation, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary will give his remarks, followed by remarks of Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar. To conclude, Chief of Army Staff General Manoj Pandey will give his remarks about the scheme. After this, we will take a few questions related to the subject only. Over to Honorable Raksha Mantri ji. Thank you very much. मित्रों, आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान, आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ, जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे, सामान्यतः हमारे
तीनों सर्विसेज के चीफ उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा। राष्ट्र सर्वोपरि, देश की हो जिसकी पहचान, खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल, सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर, अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई? विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा, गतिशील, भविष्यवादी, विविधता से भरी सैन्य शक्ति। क्या होगा?
We will provide opportunity to the youth to serve the nation for short and long duration as Agniveers. भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य, प्लस टुडेज यंग इंडिया, अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर. We are giving youth a chance for both long and short duration military service. आर्म फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है, जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बताया। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है, जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी, 6 से 7 साल में। In order to transform the armed forces into youthful, tech-savvy, modern, there is a need to harness the youth potential and make him a future-ready soldier. अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। He will stand out in the crowd with his attitude, tour, skills and the time he would have spent with us. इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस तो बहुत है, बट मैं सिर्फ कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज़ ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, दे विल बी मोर ट्रेनेबल and in the changing times of technology absorption, they'll be ready because they'll be more adept to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of Josh and Hosh. Coming to Agniveers, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel, over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As for the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग-अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी। उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। पहला, वॉलंटियर सिस्टम है ज़्यादातर देशों में। इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट। इनरोलमेंट एजेस 17 ईयर्स एंड अबव। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक। ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स ऑब्लिक अग्निवीर्स which they have on exiting. How? By giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. The youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and DNA. एक युवा भारग्रस्त नहीं होगा. He'll be more available because he's younger, he will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more. Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years.
Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organizational requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extent norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agniveers by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Seva Nidhi package. And just to explain you a little, every Agniveer who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this. It works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF/PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of 4 years, Agniveer can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government/interest component. देश की रक्षा करते वक्त अगर किसी अग्निवीर ने सर्वोच्च बलिदान दिया तो वो डिसेबल हुआ, उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है. There is a non-contributory insurance being kept for every Agniveer, which will work out to about 1 crore. Plus, he will get his full pay for the unserved portion. Just in case he gets disabled anytime during his 4-year tenure, we have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Seva Nidhi package as on date with interest. ये स्कीम यहाँ खत्म नहीं होती. We will be endeavoring to raise the technical threshold by getting recruitment done through the ITIs. Impetus will be given to self-employment and entrepreneurship. Focus for in-service skilling, skill certificate, tailor-made bridging courses are being designed for them. The first rally of the Agniveers will start 90 days from today. This is indeed a transformational scheme aimed to empower the armed forces. It is an opportunity for all of us to embrace new concepts, collaborate to enhance our war-fighting capability using whole of the government approach, जिसमें सभी की भागीदारी हो. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी को कि वो अपने विचार आपके साथ शेयर करें. जय हिंद. Good afternoon, ladies and gentlemen. The armed forces of this nation are the first responders to any external threat, standing firm on the ground, in the air, or on the sea. The primary source of strength are the personnel who man the machines of war, and the Agnipath scheme would give all eligible citizens an opportunity to join the armed forces as Agniveers.
The Agniveers who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and forms the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast-changing technology-based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills required by the Air Force, should they opt to join as regular air warriors. This will not only contribute effectively in upskilling of the youth of the country, but it also ensures right training at the right time is imparted. Lastly, the Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agniveers in aviation, weapons, and sophisticated ground systems. Agniveers who rejoin civil society will be job ready to be absorbed by a variety of employers. Armed with skills that they have learned in the Air Force, it is these Agniveers who will carry their training, discipline, and experience to our indigenous industry also. This therefore emerges as a win-win situation, with the Air Force benefiting from both the Agniveers who have many options after 4 years and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. Jai Hind. Admiral Hari Kumar. नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबने अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में अभी तक सुना है। मैं इसके डिटेल्स में ना जाते हुए इस विषय पर अपने और नौसेना के विचार आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेसन्स लर्नड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारे आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। इन नेविगेटिंग द टर्बुलेंट टाइड्स ऑफ competition and conflict across the world, we cannot afford to merely continue along the beaten path. Doing more of the same is no more an option. इसीलिए
आने वाले कल की लड़ाई के लिए विचारधारा में भी परिवर्तन जरूरी है. As far as the Navy is concerned, the Agniveers will provide a steady and continuous infusion of unbridled vitality, enthusiasm and new age abilities of youth. एक तरफ ये हमारी आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा, साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा. इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, military aircraft, other combat platforms and units, our latest weapons, sensors, communication systems, IT systems, networks वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी. This experience will hold them in good stead for the rest of their lives while also contributing to society and community development. On completion of 4 years of uniform service, they will be a vital element in India's growth story, contributing to nation building through grooming, skilling, and inspiring of future generations, while instilling and reinforcing a greater sense of nationalism and patriotism. Therefore, the Agnipath initiative and the Agniveers that it will produce will play a pivotal role in enhancing the effectiveness and efficiency of the Navy and the country as both grow and rise to the challenges. Having been part of the initial planning team over 2 years back, I can assure you that the initiative has been extensively deliberated and examined threadbare by all stakeholders. The outcomes of these deliberations have only reaffirmed my conviction that this step will be truly transformational. Moreover, it will lead to a fine balance of the wisdom of experience and the exuberance of youth. मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस नए सिस्टम की ओर सुचारू परिवर्तन के लिए सभी योजनाएं प्लान की जा चुकी हैं. और ध्यान दें, नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी. मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा. आई थिंक ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अग्निपथ थ्रू द प्रिज्म ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑफ 4 decades in uniform. One of the key lessons that I have learned in the Navy is that if one does not continuously adapt to the changes in tides and currents, one will most definitely be set off course. The same applies to the armed forces as well in today's dynamic scenario. And in this regard, the Agnipath initiative is an essential step to ensure that we stay on course. अंत में ये बोलना चाहता हूँ कि आर्म फोर्सेस का फंक्शनिंग सेवा परमो धर्म या सर्विस बिफोर सेल्फ के सिद्धांत पर आधारित है. अग्निपथ भारत की भविष्य की पीढ़ियों को इस मूल मंत्र के अंतर्गत सम्मान और संतोष से जीने का एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा और हर काम देश के नाम की धारणा का पालन ही नहीं, उसका अनुभव भी करेगा. भारतीय नौसेना अग्निवीर्स को सीमलेसली अपनी टीम नेवी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. धन्यवाद. जय हिंद. जनरल मनोज पांडे. Good morning, ladies and gentlemen. The Agnipath scheme is a transformational reform for the Army and the nation and aims to bring a paradigm change in the human resource management of the Indian Army. The scheme, one of the most significant initiatives, aims to make the Army a future-ready fighting force capable of meeting multiple challenges across the full spectrum of conflict. इस योजना को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है.
This effort complements other ongoing initiatives to transform the Indian Army into a modern, technology-driven, Atmanirbhar and a battle-worthy force. Some of the notable benefits of the scheme from the Indian Army point of view are, firstly, an enhanced youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agniveers through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. The scheme, we believe, will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the Army. It will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting-edge level of field units. It will also ensure better utilization of recruit training period, resulting in enhanced availability of soldiers to the field army. It will also help us in maintaining an optimum balance between the youth and experience. A wider recruitment base will provide equal opportunities to youth from all parts of the country to join the army. The screening and selection, based on a sound, fair, transparent, and a robust assessment system, will ensure that the Army retains the best of the best for a longer serving duration, and these personnel will form the core of our organization. The Agniveer, leaving after 4 years, will be empowered with suitable skills and financial means and carry a unique resume, as was alluded to earlier, that will significantly enhance his value and employability in the civil society. The new process heralds a paradigm shift in our recruitment process and will necessitate changes in the way we impart training to our recruits and soldiers in enhancing their combat potential. मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. We will institute a fair, transparent and scientific method in screening the initial intake for 4 years and apply similar yardsticks to select those who will get enrolled. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति, जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, को पूरी तरह बरकरार रखेगी. अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज़ में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे. I want to assure you that during the implementation and stabilization phase of the Agnipath scheme, the Army's operational capabilities and preparedness along the borders and the ability to deal with internal security challenges will be fully maintained. At the end, I wish to say that we are confident that this change will bring in new vigor and confidence in the Indian Army and make it stronger, more capable, and in stride with the future. Jai Hind and thank you. मित्रों, हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए
जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है, मैं समझता हूँ थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, चीज़ें पूरी तरह से साफ हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स आपके क्लैरिफिकेशन का जवाब देंगे। So I'm Rahul Singh from Hindustan Times. My question is to the Army Chief. So this scheme has been at the center of an intense debate in the recent months, with a lot of people pointing out the advantages and the disadvantages. Now, one thing which a lot of veterans have pointed out is that this Agnipath scheme, or the All India All Class recruitment model, will strike at the very foundation of the regimentation system, which is time tested and has worked very well for us. So do you see any kind of issues related to morale, cohesion, or discipline with the introduction of these schemes? Right. Let me start by mentioning that Indian Army is largely all India, all class. Even today, 75% of our units already have an all India, all class composition. A limited number of units are based on class composition. Also, I must mention that the regimental system and class composition, though interlinked, are two different concepts. We need to understand that the basic aim of recruiting Agniveers on an all India, all class basis is to widen the recruitment base and provide equal opportunity to youth of the country, across the country, to serve the nation. Regimentation, I feel, is dealing from this endeavor. We will continue to draw strength from the bonds of esprit de corps and team spirit, which are generated through living, training, and fighting together, irrespective of the class or caste of the comrades in arms. I believe our regimental system will evolve with a greater national pan-India character. Gradually, the class-based character of certain units and regiment that have a fixed composition today is expected to evolve into an all-India, all-class structure in the future. The Indian Army has a rich history, tradition, military values, and culture based on the principles of cohesive and camaraderie, and I believe this will not change. As I mentioned in my opening statement, the Agniveers will be fully assimilated and integrated into the organization, ready for deployment based on the operational requirements. Our organizational ethos and culture, we are convinced, will motivate the Agniveers to imbibe the military values and regimental spirit. Thank you. 124. हाय मॉर्निंग सर, मेरा नाम आशीष है, मैं TV9 से हूँ। मेरा क्वेश्चन एडमिरल हरि कुमार से है कि सर, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अग्निपथ स्कीम के अंडर में जब लोगों को डिप्लॉय किया जाएगा, स्पेसिफिकली चाहे वो शिप्स हों या फिर ऑफशोर यूनिट्स हो, तो वहाँ पर भी जो यूनिट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो मेन एंड वीमेन डिप्लॉयड हैं, तो उन्हें उनके मोरल और उनके मोटिवेशन पे ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे साथ में जो है या फिर जो कुछ लोग हैं वो केवल कुछ महीने या कुछ साल के लिए हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ सोचा गया है स्पेसिफिकली शिप जैसे एक प्लेटफॉर्म के लिए? देखिए, हमारी ओपिनियन में ये इट विल ओनली इम्पैक्ट पॉजिटिवली। एज सच नेवी में जो है ये पर्सनल जो शिप्स में जाते हैं, यूनिट्स में जाते हैं, उनको हर 2 साल या 3 साल में उनको रोटेट करते हैं। मतलब वो 2 साल एक शिप में है, फिर या दूसरे शिप में जाते हैं या एशोर आ जाते हैं। तो दिस अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ताकि उनको ब्रेक मिल जाता है फ्रॉम दी शिप टेन्योर। तो ये रोटेशन हर व्यक्ति का होता है। तो इसलिए दी यूनिट कोहेशन जो आप बात करते हैं, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी longevity in a unit or the
amount of time that is spent in a unit. It is more related to the type of training, the type of leadership, the type of challenges that you face together that leads to the bonding within the ship, and that is what translates into morale. So as in the Navy we have something called a divisional system. तो ये divisional system जो है इसमें there is a team of about 11 personnel form a division, and in that it is headed by a divisional senior sailor and a divisional officer. So they look after them both professionally as well as personally. They know them well, and the interaction happens almost 24/7 whenever they are in their action post or when they are doing partnership work and so on. So this is a time-tested system, and which helps to bring in the new Agniveer into the ship and help him to integrate and assimilate well. So therefore we don't see any problem or any difficulty in inducting them into the combat platforms. Thank you. 63. Sir, I am Shivani Sharma from Times Now Navbharat, and my question is for the Army Chief. There have been a lot of concerns, especially from the veterans, on the short span and the issues that might concern the attachment level. What are the other challenges that the scheme poses to the Army, and what is the roadmap or the strategy that you have planned to implement it? Thank you for the question. To start with, I'll list out a few of the challenges that we visualize coming up as we move forward. Firstly, is the requirement to modify and refine our current recruitment process, essentially to expand the recruiting base. We also need to identify and select the right ITI qualified youth for induction into our technical trades. Optimizing the recruitment training period is another issue that we are currently examining. As I mentioned earlier, assimilation and integration of the Agniveers into the system is an important aspect, and that is something which we are working at. Besides, there are some HR management issues like identifying the correct billets for the Agniveer, both within our organization and outside it, maybe on deputation. The skilling the Agniveers and empowering them for enhancing their value and employability is another issue which we'll have to look at. Making our soldiers across the Army deployed pan-India, making them aware of the scheme and its benefits is something which we'll have to work on very deliberately. Now, what measures currently we are taking to mitigate these challenges is, of course, first and foremost, I must state that the senior leadership, we are convinced of the benefits of the scheme and are fully geared up to embrace this change. We are in the process of refining the recruitment process to make it fair, objective, based on a centralized database and automation. We are also in touch with the concerned ministry and the ITIs, and they have been requested to align their course curriculum, course content with what the Army's requirement for induction into technical trades is. We also have plans to upgrade our training infrastructure, especially in the regimental centers. An effective and time-bound outreach program and awareness program is something which we have come up with. And lastly, we are looking at all the above-mentioned aspects and consultations both within the Army as well as with outside agencies, and this is something which is currently underway. Thank you. 176. सर, मैं कृष्ण मोहन मिश्रा हूँ, जी न्यूज़ से। मेरा सवाल सेनाध्यक्ष के लिए है। भारत के दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लंबा सीमा विवाद चल रहा है। घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, झड़प होती हैं, युद्ध भी हो चुके हैं। यानी भारतीय सेना लगातार कार्रवाइयों में लगी हुई है। कार्रवाइयों में हमेशा अनुभवी सैनिक, सीजन सोल्जर, पुराना सिपाही की बात होती है। 4 साल बाद जब ये जो भी आएंगे रिक्रूट 4 साल बाद चले जाएंगे, तो ऐसी कार्रवाइयों में पुराने सैनिक की कमी अखरेगी नहीं क्या?
धन्यवाद। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दोनों टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और हमारे ट्रेनिंग के तरीक़ों को में बदलाव लाने के पश्चात मेरा मानना है कि जो हमारे स्किल सेट्स या कैपेबिलिटीज़, इंडिविजुअल कैपेबिलिटी एक जवान के साथ होनी चाहिए, वही एक अग्निवीर के साथ भी होगी। और वो भी जो ऑपरेशनल चुनौतियाँ हैं जिसका जिक्र आपने किया है, उसका मैं मानता हूँ कि बड़े सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वो तत्पर रहेगा। आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के ज़रिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस स्कीम को बड़े स्मूथ और सीमलेस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके होते हमारी ऑपरेशनल क्षमता में कोई कमी ना आए। हम अपने यूनिट्स में सही संख्या में बॉर्डर पर इन अग्निवीर्स को डिप्लॉय करेंगे और इस संख्या में या क्षमता में मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी। और ये हमारा एक मेन फोकस रहेगा कि अग्निवीर स्कीम के इंडक्शन और स्टेबलाइजेशन के दौरान किसी भी प्रकार से हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ खास करके बॉर्डर एरियाज़ में इसमें कोई कमी ना आए। धन्यवाद। 86। सर, मैं मधुरेंद्र न्यूज़ नेशन से। मेरा सवाल नेवी चीफ से है, क्योंकि नेवी में हम देखते हैं कि टेक्निकली प्रोफिशिएंट और ख़ास तौर पे वेल ट्रेंड जो लोग हैं वो होते हैं। चूँकि ये भर्तियां 4 साल के लिए होगी, तो किस तरह से इनको नेवी के लिए टेक्निकली फिट और ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो जो करेंट नेवी का एक तरह से पूरा हम देखें कि मास है और जो हम कहें कि एक तरह से एफिशिएंसी है, उसको मैच कर पाएंगे। धन्यवाद। ये जो स्कीम है ये नेवी का जो यूथफुल प्रोफाइल और टेक्निकल कॉम्पिटेंस में बढ़ावा लाने के लिए है। तो अभी क्या होगा, ये जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसमें हमने करिकुलम वगैरह टेलर करके जो ट्रेनिंग अभी जो पहले से जो नौजवान भर्ती हो रहे हैं उनका सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग ही होगा इनके लिए, लेकिन ये ट्रेनिंग थोड़ा इम्प्रूव्ड होगा। हमने क्या किया, ये पहले 22 वीक्स का ट्रेनिंग होता था इनिशियल ट्रेनिंग में, उसको हमने अभी कम कर दिया कि 16 वीक्स ट्रेनिंग बेस में होगा और 2 वीक ट्रेनिंग शिप में होगा। तो इसमें हम न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोसेसेस, सिमुलेटर्स, एमुलेटर्स ये सब लाके इनका ट्रेनिंग का मेथडोलॉजी इम्प्रूव करके ट्रेनिंग आउटपुट सेम या बेहतर रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग ड्यूरेशन कम किया गया। सो व्हाट विल हैपन इज, ये जो इनिशियल जो हमारा मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, जो फर्स्ट 4 इयर्स में पहले भी लोग करते थे, उसमें सेम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस विल बी देयर, लेकिन द प्रॉब्लम विल कम फॉर द डीपर मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। तो इसके लिए currently we have trained personnel called artificers, तो जिनका ट्रेनिंग होता है करीब 2-2.5 साल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट में होता है और उसके बाद वो जहाज़ में जाके काम करके फिर प्रोफिशिएंट हो जाएगा और इक्विपमेंट रिपेयर करना वगैरह शुरू कर देता है। तो इसमें अगेन वी आर लुकिंग एट अ कंप्लीट चेंज। इसमें 2 तरीके से हम वी आर ब्रिंगिंग इन इम्प्रूवमेंट्स। एक तो ITI क्वालिफाइड अग्निवीर्स
को एनरोल करेंगे, जिसमें से ये फ़ायदा होगा कि ITI ट्रेंड जो है उसका ऑलरेडी बेसिक टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, तो उसको जहाँ 2 साल का 2 या 2.5 साल का ट्रेनिंग पहले होता था, उसको अभी बस 6 मंथ्स का एडिशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑन स्पेसिफिक इक्विपमेंट विच इज़ देयर ऑन बोर्ड शिप और सबमरीन और एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। दूसरा मेथड जो हम अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द नेवी एंट्री आर्टिफिसर स्कीम। दैट मीन्स जो ऑलरेडी नेवी में है और या अग्निवीर भी हो सकता है, लेकिन वो 4 साल के बाद या 5th ईयर में उनको ये आर्टिफिसर ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो दे विल बिकम क्वालिफाइड टू अंडरटेक डीप रिपेयर्स ऑफ द इक्विपमेंट। सो इस तरीके से हमारे ख्याल से देयर विल बी नो रिडक्शन इन द टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, बल्कि वी फील दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव एंड इन फैक्ट वी आर ऑल नेवी इज ऑल्सो लुकिंग एट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेटर मेंटेनर। मतलब जो ऑपरेटर है, मेंटेनर है, वो इक्विपमेंट को ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज अ न्यू मैनिंग प्लान दैट वी आर लुकिंग एट इन द नेवी। धन्यवाद। Number 60, but before that I want to say that many media friends are calling this scheme as tour of duty. That is incorrect. This is the Agnipath scheme. So I request everybody to refer it as Agnipath scheme and not tour of duty. It's being confused. Number सर, मेरा नाम संदीप है, न्यूज़ 18 इंडिया से। मेरा सवाल है वायुसेना प्रमुख से। सर, चूँकि सेना में जो यूथ आता है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल जॉब, एक पेंशनेबल जॉब की सोच से आता है, ये जो नई स्कीम है वो किस तरीके से फ़ायदेमंद होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ना तो अब इसमें स्टेबिलिटी सिर्फ 4 साल की है और पेंशन इसमें है नहीं। देखिए, आज भी क्या होता है कि 12वीं कक्षा के बाद एक युवा को 3 ऑप्शन होते हैं। या तो हायर स्टडीज़ परस्यू करेगा, या तो कोई स्किल डेवलप करेगा, या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा। हमारे एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन अभी 12th पास है। तो अग्निपथ स्कीम के तहत से एक्चुअली हम अगर गौर से देखा जाए तो युवा को हम तीनों अपॉर्चुनिटीज़ कंकरेंटली दे रहे हैं। ही इज़ स्ट्रेट वे स्टार्टिंग टू अर्न अ फेयरली गुड सैलरी with a good bank balance at the savings at the end of his 4-year tenure। इसके साथ साथ उसका स्किलिंग भी हो रहा है, जो कि बाहर अगर 4 साल के बाद वो बाहर नौकरी ढूंढेगा तो ये स्किल उसके काम आएगी। साथ साथ स्किल के साथ साथ उसको जो कोर वैल्यूज़ हैं सर्विस के, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, पेट्रियाटिज़म, ये भी उसके अंदर ये भावना भी डेवलप हो जाएंगी। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत से जितना भी फॉर्मलाइज ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको, उसके क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। उस क्रेडिट पॉइंट्स को लेके 4 साल के बाद वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकता है। तो कंकरेंटली एक्चुअली ही इज़ अचीविंग ऑल द 3 एम्स। और जो 4 साल के बाद जो ऑप्ट करके सिलेक्ट हो जाता है उसको तो पेंशनेबल जॉब है। जो बाहर जाता है ही इज़ अ मच मोर कॉन्फिडेंट एंड स्किल्ड यूथ who can face the challenges of the world. Okay, 107. सर, नीरज राजपूत, ABP न्यूज़। सर 107। सर, मेरा सवाल नौसेना प्रमुख से है। एक तो उन्होंने कहा कि अग्निवीर में अब महिलाएं भी शामिल हो सकेंगी, सही है क्या? अभी तक तो सिर्फ अधिकारी रैंक पे थी। और दूसरा ये कि जो अगर नौसैनिक जो अग्निवीर आएगा, और अभी हम लोग देखते हैं कि नेवी की जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, चाहे हम लोग वॉरशिप की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, और एविएशन भी है। तो क्या ये जो ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, क्या वो उसके लिए काबिल होगा इस तरह की टेक्निकल जॉब के लिए करने के लिए? क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि जो नौसैनिक है वो ट्रेनिंग के बाद भी जब सर्विस में रहता है उसकी ट्रेनिंग स्किल जो है बढ़ती रहती है। तो क्या कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि नेवी के लिए? धन्यवाद। देखिए, ये नौसेना में अभी सिर्फ विमेन ऑफिसर्स हैं, तो जिस अग्निवीर स्कीम के साथ हम विमेन सेलर्स को भी एनरोल करेंगे, तो एक मेजर स्टेप है। और हमारा अभी
इसका सब तैयारी हो चुकी है और इसमें हम कोई दिक्कत नहीं हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा, क्योंकि ये जो विमेन ऑफिसर्स का अभी ऑन बोर्ड डिप्लॉयमेंट भी हुआ है करीब 1-1.5 साल से, और हमने ये सब स्टडी कर लिया और कई देशों में है women are working on board ships, so we are a general neutral service, and we feel that we will only see whether he or she is capable of doing the job that is interested. So we are welcoming this women joining in the ranks. The aspect of training जो आपने बोला है, training is something that is continued beyond the initial training as well. What I had explained earlier was that the basic training is what is planned is of 16 plus 2 weeks on board, that is about 18 weeks. तो इसके बाद उसका प्रोफेशनल ट्रेनिंग होता है, तो वो अभी भी होता है. ओनली थिंग इज प्रोफेशनल ट्रेनिंग का ड्यूरेशन जो है हमने रिड्यूस कर लिया. तो द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द ट्रेनिंग बिहाइंड दिस इज दैट द ट्रेनिंग शुड बी adequate and just in time. There is no point in over training a person. So first हम उसको basic training कराएंगे, that is 16 plus 2 weeks. उसके बाद there will be another 16 weeks of training for professional work. That is whether he is a gunnery rate, or whether he is a anti-submarine warfare rate, or whether he is an electrician, or he is a mechanician, etc. तो इसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा. Then he will go on board ship. So thereafter he will be available for another almost 3 years plus to serve the ship, and thereafter he can decide whether he wants to continue and become a permanent sailor in the Navy, or he wants to use the experience and go and contribute in the nation outside. So हमारी तरफ से we feel that there will be the training will be adequate, क्योंकि अभी भी जो हमारे जो सेलर्स हैं उनका यही ट्रेनिंग है इन द फर्स्ट 4 years. मतलब he does basic training, and then he does basic professional training, and then he doesn't do any other course for the next almost 6-7 years. So I don't see any difficulty at all. धन्यवाद. Number 38. जरा आसमान की तरफ भी बढ़िए आप लोग. मैं देख रहा हूँ कि जल थल में ही आप सिमट कर रह गए हैं, नभ की उड़ान नहीं भर रहे हैं. सर, मदन जेड़ा हूँ हिंदुस्तान अखबार से. मित्रों, एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको आगामी 1-2-3 दिन के अंदर ही ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मंत्रालयों के द्वारा और कुछ राज्य सरकारों के द्वारा भी ये उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है. इसलिए मैं यह बात कह रहा हूँ कि अग्निवीर से जो एग्जिट लेंगे 4 साल के बाद, तो इन राज्यों में अथवा मंत्रालयों में जो चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, इंडस्ट्रीज होंगी, बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेशंस होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी देंगे. वो यह सबने इच्छा व्यक्त की है जो मेरी जानकारी में, और आगामी 1-2-3 दिन के अंदर उसके परिणाम भी आप सबके सामने आ जाएंगे. जी सर, मदन जेड़ा हिंदुस्तान अखबार से हूँ. मेरा सवाल है कि क्या जैसे हमारी थ्रेट चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्या इस प्रकार के जवान चाइना और पाकिस्तान की सेना में भी हैं? दूसरा, जो ट्रेनिंग की बात कही है सेना के, जो अग्निवीर को 10 वीक की ट्रेनिंग की बात कही है, क्या ये 10 वीक की ट्रेनिंग बहुत कम नहीं है? तीसरा, क्या फ्यूचर में क्या अफसरों के लिए भी कोई ऐसी स्कीम लाने की योजना है? जैसे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने अपने शुरू के संभाषण में बताया था कि ये जो अग्निपथ स्कीम का मॉडल है, इसको बाकी सेना या बाकी कंट्रीज़ की डिफेंस फोर्सेस में जो मॉडल है उसको स्टडी करके पूरे अध्ययन और डिटेल एनालिसिस के बाद इसका रूप तैयार किया गया है, एंड दैट इज़ हाउ
The best practices which are there in other armies and other defense forces have been incorporated in this scheme, which is tailor-made to meet our conditions. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा, आपने कहा चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, मैंने वो तैयारी के बारे में आपको पहले ही बताया है। आपके प्रश्न का दूसरा भाग मैं मिस किया है, तो आप बता फिर से। हाँ, अभी मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहूँगा, पर चाइना का दूसरा तरीका का मॉडल है, वहाँ की भी कॉन्स्क्रिप्ट्स है और वो अलग अलग उनका ट्रेनिंग है। पाकिस्तान का मॉडल तकरीबन हमारा जो पहले मॉडल है उसके मुताबिक ब्रॉडली इट इज़ ऑन दोज लाइंस। वैसे हम लोगों ने बहुत किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की है, और मैं बतला देना चाहता हूं, जो नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। ये है, ठीक है, स्टडी किया है, क्या है स्ट्रक्चर, कैसे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, दूसरी कंट्रीज़ का भी स्टडी किया है हम लोगों ने, लेकिन बहुत सोच समझकर इस कंट्री के इंटरेस्ट में, यहाँ के नौजवानों के इंटरेस्ट को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 67। सर, मेरा नाम मनीष है, मैं इंडिया टीवी से हूँ। मेरा सवाल एयरफोर्स चीफ से है। सर, ये जो फर्स्ट गो है उसमें कितने अग्निवीर एयरफोर्स की तरफ आएंगे, संख्या कितनी है, और क्या संख्या कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि करीबन 7 से 8 हज़ार पर साल रिक्रूटमेंट होती है। ऐसे में जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ हम देखते हैं तो इनकी भूमिका कहाँ होगी, और जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनका क्या होगा सर? थैंक यू। ये अग्निपथ स्कीम जो है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू कैरी आउट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सर्विस। तो इनिशियली हमारा ये आइडिया है कि जो इनिशियल रिक्रूट्स हैं थोड़ी सी संख्या कम ली जाए एज़ कम्पेयर टू दी पास्ट, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कम्प्लीटली न्यू पैटर्न ऑफ इंडक्शन है, न्यू ट्रेनिंग पैटर्न उनके लिए तैयार किया गया है, जो कि मोरलेस अभी रेडी है, फाइनल निटिग्रिटीज़ को आयन आउट करना है। दूसरी बात है कि जो नए जो अग्निवीर एयरफोर्स में आएंगे उनको एनवायरनमेंट में जब हम पोस्टिंग कराएंगे, तब जो पुराने एयर वॉरियर्स हैं उनको भी थोड़ी सी आदत होनी चाहिए नए अग्निवीर को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि पहले कुछ बैचेस में संख्या कुछ कम ली जाएगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे ये स्कीम बढ़ती चलेगी वी विल कीप इंक्रीजिंग दी इंडक्शन। आपका जो दूसरा सवाल था अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द पीपल हु हैव गिवन द एग्जाम्स, अभी से ये निर्णय लिया गया है कि ऑल एंट्री इनटू द एयरफोर्स विल बी थ्रू दी अग्नि वॉरियर्स, थ्रू दी अग्निपथ स्कीम ओनली। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। थैंक यू। सॉरी, महिलाओं का आई हैव गिवन एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल फॉर इंडक्टिंग वुमेन। सॉरी। ओके, वी टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। सर 2-3 सवाल है क्योंकि माइक काफी देर बाद आया है। आई थिंक कमलजीत संधू विद इंडिया ब्रीफ रखिए और छोटा सवाल रखिए। सर, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि काफी हद तक वन रैंक वन पेंशन काफी बॉक डाउन कर रहा है गवर्नमेंट को। क्या ये स्कीम उसके लिए है, क्योंकि इसमें तो पेंशन नहीं है? और दूसरा सर, सीडीएस की घोषणा काफी समय हो चुका है, वो नहीं हुई है, उस पर भी आप टिप्पणी कर दें। वी विल टेक क्वेश्चंस ओनली ऑन द अग्निपथ स्कीम। ये ओके, अच्छा मुझसे पूछ रही हैं, मैंने तो बोलना बंद कर दिया है। सीडीएस की नियुक्ति बहुत जल्दी होगी, सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। क्या बात है, वन रैंक वन पेंशन। मैं समझता हूँ कि इतनी शानदार इस स्कीम को संदेह के नज़रिए से मत देखिए। इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है। हमारी यूथफुलनेस हो हमारी फोर्स के अंदर, इस बात को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। बस, धन्यवाद। Okay, 257।
Good afternoon, Vishnu Shom from NDTV. Perhaps the Defense Secretary could take this question. I'm just trying to understand, or anybody if you choose, what is the annual saving going to be with this scheme? By when would our funds, our consolidated funds, go up? And is it a correct assumption that this will go towards capex? मित्रों, इसकी रिप्लाई मैं करना चाहता हूं। आर्मी को कभी हम सेविंग के नजरिए से नहीं देखते हैं, अपनी आर्म फोर्सेस को। इसमें भले ही सेविंग वगैरह की बात छोड़िए, और अधिक जितनी खर्च करने की आवश्यकता होगी, हमारी गवर्नमेंट खर्च करने को तैयार है। हमारा लक्ष्य यही है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, देश हमारा पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए। खर्च जितना भी करना पड़ेगा सब खर्च करेंगे, खर्च का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। Thank you, sir. Raksha Mantri has to go for an important and urgent meeting. We close the press conference now. Thank you, friends.